बच्चों, एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित है अजंता नामक पाठ है, जो निबंध उन्होंने हाई स्कूल में लिखा, आज हम उसकी जो है परिचर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना फेयर वर्क भी कर सकते हो और इसको पढ़ करके आप अपनी तैयारी भी कर लेना है। तो यहाँ पर इस लेसन का पहला टॉपिक है। हम इस वीडियो को चालू करने के पहले आप लोग ये कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन घंटी बजा दो, है ना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची और की। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो जहां जहां लाइनें खींची उसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसलिए यश शरीर से संसार में अमर करने की कल्पना करता है ना, और इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रयास में मनुष्य ने पहाड़ों को काटने जैसा अत्यंत कठिन कार्य को भी किया है। मनुष्य की विशेषताओं की गाथा अनेक शताब्दियों के बाद भी आने वाली पीढ़ियां जान लें, इसके लिए उसने बहुत से उपाय सोचे और किए भी हैं। उदाहरणार्थ उसने शिलाओं पर यानी पत्थरों पर अपने संदेशों और मान्यताओं को खोदा है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप भी प्रदान किया। इसके बाद बच्चों, इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियां सोची और की है। तो इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे और चिकने पत्थर के खंभे गढ़े और तांबे के, पीतल और पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही हैं, जो हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। इसके बाद अगला टॉपिक, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर प्रकृति का नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर भी उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। तो संदर्भ तो बच्चों वही लिख देना जो आपने पहले टॉपिक में किया है। अब यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर जहाँ जहाँ रेखा खींची वहाँ व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियों और चित्रकलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने यहाँ सौंदर्य की वर्षा कर दी हो। पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं, पत्थरों को सजीव बना दिया है ना। चित्रकारों ने अपनी तूलिका के रंगों की सारी पीड़ा और दया के भाव को साकार करने वाले चित्र अंकित कर दिए हैं।
मानव की कला यहाँ सजीव हो उठी है। इस सजीव कला में प्रकृति ने अपना भरपूर योग दिया है और जिससे अजंता के दृश्य बहुत ही मनोरम प्रतीत होते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उल्लसित हो, नृत्य कर रही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अजंता की मूर्ति कला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई हैं। तो अजंता की मूर्ति कला अत्यधिक जीवंत है ना, और मूर्तिकारों ने उन मूर्तियों की एक एक रेखा को इस प्रकार उकेरा है, उनमें इस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है कि दुख, दर्द और दया के भाव उनमें सजीव हो उठे हैं। मूर्तियों के उभार और आकार भी अत्यधिक सुंदर हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें भींस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। तो बच्चों संदर्भ वही लिखना जो हमने पहले टॉपिक में लिखा। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जिस जिस लाइन के नीचे रेखा है वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो इसमें इसका उत्तर ये लिखना कि निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान और जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया है, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों को सृजन किए, फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को, इंसान की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं कर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। तो बच्चों संदर्भ तो वही लिखना जो मैंने बता दिया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कितना जीवन बरस पड़ा है से लेकर के कोई अजंता में जाकर देखे, हम इसकी व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। अजंता के इन भित्त चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां सिमटी हुई हैं। चित्रों का एक दूसरे से ऐसा सामंजस्य है जैसे कि एक चित्र की कहानी से दूसरे चित्र की कहानी जुड़ी हुई है। सभी कहानियां श्रृंखलाबद्ध हैं। यदि जानवरों की कहानियां हैं तो उनमें बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, हिरणों की कहानियां आदि की श्रृंखला बन गई है। मानवीय भावों को प्रदर्शित करने वाली कहानियों में क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं। इन श्रृंखला में यहाँ निर्दयता को चित्रित किया गया है, वहीं दया की कहानियों का भी सुंदर चित्रण है। मानो दया का सागर ही वहाँ उमड़ आया है। जहाँ पाप का चित्रण है वहाँ क्षमा का भी चित्रण है।
मानो क्षमा का अंतस्त्र स्रोत वहाँ से निकला है। निर्दयी की निर्दयता को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए अजंता के चित्र देखें, अजंता चित्र देखें। इसके बाद बच्चों इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है आ और बा। आ में ये पूछा गया है कि दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है ना। तो दीवारों पर बने चित्र राजा, कंगले, भिक्षु, नर नारी, मनुष्य और पशु से संबंधित है। उनमें हैवान की हैवानियत को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है दर्शाया गया है। इसके बाद बा में है कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। तो कलाकारों ने बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का ऐसा चित्रांकन किया है कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर से जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम निकला जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। संदर्भ बच्चों वही लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर खाने खिलाने से लेकर के सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग डाल करके आप लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए, देखने जाइए तो उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमल दंडों को तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है ना। महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है, वह मृत्यु के सन्निकट है। इस तरह हम अजंता के चित्रों में विविधता का दर्शन करते हैं। कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है तो कहीं बसने और बसाने का, कहीं नाचने और गाने का, कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है तो अन्यत्र जंगल नगर सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं। इतनी विविधता विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखी जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के दृश्य आदमी देख सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परोसती जा रही है। और ये यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाविनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और ये नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आप बिना भिक्षा लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वो भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर वो यशोधरा है बालक राहुल के साथ। इसके बाद बच्चों संदर्भ वही लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां जहां लाइनें उसकी हम व्याख्या करेंगे, हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो और उनके उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से चारों ओर प्रकाश विस्तीर्ण हो रहा हो। यशोधरा भी वैसे ही कमलनाल को लिए त्रिभंग में खड़ी हैं। यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया है। तो उपयुक्त गद्यांश में महाविनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया गया है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कप, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था
और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। संदर्भ बच्चों वही लिखना, उपयुक्त गद्य रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो जिस प्रकार पशुओं से लेकर के दर्शाया गया यहाँ तक की हम व्याख्या करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आ रही है, महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर एवं हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते आत्मसात हो गए थे। तत्कालीन परिस्थितियों में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया और किस प्रकार सच्चे मार्ग का अनुगमन किया, ये सब बातें चित्रों में भली भांति दर्शाई गई हैं। इसके बाद बच्चों गांठ खोलने का आशय क्या है तो स्पष्ट कीजिए। तो कोई चीज सार्वजनिक कर देना है ना, जिसे सबके नजर में आ जाए, तो सबके समझ उसकी झांकी प्रस्तुत कर देना, इसका मतलब ये होता। इस टॉपिक का अगला, इस लेसन का अगला टॉपिक कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित न रह सका। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बच्चों हेडिंग डाल दो। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ जहाँ लाइनें उसकी हम व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, गतिशील जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़ी ही है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी एशिया देश भी इसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। आशय यह है कि अजंता की चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों की कलाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर डाल रहे हैं। अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास कितना पुराना है। तो अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अजंता की गुफाओं की भौगोलिक स्थिति के बारे में लेखक ने क्या कहा है। बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं, के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों की एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं, यानी वही है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस तरह किया गया। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। इसके बाद गुफाओं की दीवारों पर किसके चित्र अंकित हैं। गुफाओं की दीवारों पर नर नारी और पशुओं की सुंदर आकृतियां अंकित हैं। हाथ में कमल लिए बुद्ध, यशोधरा और राहुल चिर निद्रा का चित्रांकन अति उत्तम है। इसके बाद गुफाओं और दीवारों पर अंकित महात्मा बुद्ध के चित्रों की विशेषताएं बताइए। भगवान बुद्ध हाथ में कमल लिए खड़े हैं, जैसे छल छलकी पड़ती है। यशोधरा और राहुल को चिर निद्रा में चित्रित किया गया है। बुद्ध यशोधरा के पास भिखारी बनकर आए हैं और भिक्षा पात्र देहली पर चढ़ा देते हैं। यशोधरा और राहुल किस मुद्रा में अंकित है। यशोधरा और राहुल चिर निद्रा में अंकित हैं। गजराज किस मुद्रा में चित्रित है। जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़कर हथनियों को दे रहा है। इसके बाद बच्चों चिर निद्रा में कौन दिखाया गया है। यशोधरा और राहुल चिर निद्रा में दिखाए गए हैं। जातक किसे कहते हैं। बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूपों में हुआ, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण गज, कपि और मृग के रूप में हुआ है। अजंता पाठ में प्रयुक्त तद्भव
और विदेशी शब्दों की अलग अलग दो सूचियां बनाइए। तो तद्भव शब्द और विदेशी शब्द, तद्भव शब्द में पत्थर, पत्थरों, हिया, और विदेशी शब्दों में नूर, सिलसिला, इंसान। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।